भारत में मौजूद ईरान के राजदूत से सवाल हुआ कि भारत को गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत को गैस की खपत सुरक्षित ले जाने देंगे? इस सवाल के जवाब में ईरान के राजदूत का कहना है कि भारत का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है और ईरान का दुख दर्द भी भारत का दुख दर्द है। ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यानी कि ईरान यह चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। जयशंकर जी ने 3 कॉल्स करे और पूरी गेम चेंज करके रख दी। जयशंकर जी तो वो हैं जिनका एक कॉल से पूरी गेम चेंज हो जाती है। इन्होंने 3 कॉल कर दिए। ये हुआ क्या है और कैसे हमने एक वॉर जोन को अनलॉक कर दिया अपने फायदे के लिए? ये वो काम है जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना भी इसको कर नहीं पाए। अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। और जिस तरह से हमारे यहाँ से 2-3 दिन पहले कई जगह पर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई, अटैक किया गया, उसके जवाब में उनके मिनिस्टर ने कहा था कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद के अंदर अटैक किया जा सकता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर टर्की ने कोई न्यू एक्सिस बनाना शुरू का सोचा, रेडिकल सुन्नी एक्सिस का, तो दे विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, मतलब साफ है, ईरान चाहता है कि भारत किसी ना किसी तरीके से ईरान की मदद करे। अब यह मदद किस तरह से हो सकती है इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मसूद पेजेश्कियान की बातचीत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और फिर जिस तरह से लगातार बातचीत ईरानी विदेश मंत्री आरागाची की बातचीत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो रही है, उससे एक बात साफ है कि ईरान चाहता है कि भारत किसी ना किसी तरह से उसकी मदद करे। अभी न्यूज आई है कि कल रात को जब कॉल किया है जयशंकर जी ने ईरान के पास, उसके बाद 2 शिप्स हैं जो वॉर जोन के बीच में से निकल के आती हैं और उसके अंदर गैस और तेल वो भारत पहुंच जाता है। शिप्स का नाम है पुष्पक और परिमल। इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया का क्रू है, इंडियन ऑयल है उसके अंदर। एंड जो दुनिया का मोस्ट डेंजरस 55 किलोमीटर का जो ओशन का एरिया है उसके बीच में से निकल के आती है, उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। आज कई जगह पर अटैक हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से। तालिबान ने जी कि हम अगर हमारे ऊपर मजीद हमले किए गए तो हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। तो अब वो इसका मतलब है कि वो इस्लामाबाद को टारगेट करने लगे हैं। वो जय हिंद दोस्तों, भारत और ईरान दोनों जो है वो कॉमन इनके इंटरेस्ट है थोड़े से, और इसको लेके अक्सर बातें की जाती हैं। और अब वही बातें जो है वो ईरान के एम्बेसडर ने भी की। हालांकि भारत और इसराइल के रिश्तों को कोई दरकिनार नहीं करता है और शायद भारत और इसराइल के कंपेरेटिवली ईरान से ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, तो वो चीजें लगी रहती है। लेकिन अब ईरान के एम्बेसडर ने क्या कहा है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। म्यूचुअल सपोर्ट की बात की है। ईरान ने कहा अगर मिलिटरली तो भारत नहीं करेगा, अब जाहिर सी बात है मिलिटरली भारत क्यों ही करेगा। तो भारत को सपोर्ट करना चाहिए, म्यूचुअल सपोर्ट करना चाहिए, यानी ईरान और इजराइल दोनों से बात करके सपोर्ट करना चाहिए। और इसका रीजन ये है कि ईरान इंडिया शेयर फेथ से मतलब कॉमन फेथ, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन रीजन है जो है। कुछ हमारी जो सभ्यताएं हैं वो भी कॉमन है, इन्होंने कहा है। आप जाहिर सी बात है जोड़ लेते हैं रिश्ते, अगर वो थोड़ा सा कोई हो जाता है ना तो रिश्ते जोड़ लेते हैं, वो वाली बात है। तो ये चीजें उन्होंने कही और कहा है कि भारत को, नरेंद्र मोदी जी को खास करके उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया उनपे कि नरेंद्र मोदी जी को पेजेश्कियान से उन्होंने बात की है, हमारे राष्ट्रपति से, और बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की है ड्यूरिंग वॉर सिनेरियो। सो उनको एक पीस मेकर का रोल निभाना चाहिए। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीस मेकर बने घूमते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो यही चीजें बात की जा रही है। अब देखिए दूसरी तरफ तो पाकिस्तान जल भून के राख हो गया है कि क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लड़के ये दावा कर रहे थे कि इस समय 4 ही 5 लोग हैं जिनकी बातें सब सुनेंगे। ईरान भी सुनेगा और कौन, अमेरिका भी सुनेगा। वो है सैयद आसिम मुनीर। और सैयद आसिम मुनीर पता नहीं किस बंकर में छुपे बैठे हैं, अफगानिस्तान तोड़े जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान। अब ऐसे में भारत ईरान के लिए क्या कदम उठाता है और इसके बदले में ईरान किस तरह की मदद भारत को देता है, यह देखना होगा। हालांकि अटकलें लगातार लग रही हैं कि ईरान का कहना है कि वो भारत के कुछ जहाज जिसमें गैस कंटेनर्स हैं उसे पास होने देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको सबको मालूम है कि वहां पर ईरान ने अपने जो नेवल माइंस हैं उसको वहां पर प्लांट किया हुआ है। कोई भी शिप निकलती है वो ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन साथ में ईरान उस एरिया को बार बार अटैक भी कर रहा है ताकि वहां पर कोई भी शिप बाहर ना निकल सके और दुनिया में ऑयल की कमी हो जाए। अमेरिका ने कोशिश करी थी 2 शिप्स को भेजने के लिए, उनको पकड़ लिया गया है एंड बोला यह गया कि आपने ईरान के ऑर्डर्स को नहीं माना, इसलिए हम इसको इंपाउंड कर रहे हैं, सीज कर लिया उनको। लेकिन पुष्पक और परिमल ये दोनों निकल गए। रीजन है एक आदमी, जयशंकर, जिन्होंने फोन उठाया और बात करी। अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमारी लाइफलाइन है। हमारा 40% से ज्यादा तेल इस एरिया में से निकलता है।
और इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कतर, ये सबसे हमारा गैस और तेल इस एरिया से निकल के आता है। फरवरी 28 को जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद इस ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया, लिटरली ब्लॉक किया है। इसमें से कोई शिप आने नहीं दी जा रही, और हमारे यहां पर भी एक इमरजेंसी की क्राइसिस खड़ी हो गई है भारत के अंदर। ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। गैस की कमी ऑलरेडी भारत के अंदर आपको दिखाई देती है। अब लिटरली अगर बात करेंगे कि हमारी जो शिप्स है वो फंसी कहां पर है, जो हॉर्मुज का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर 28 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं जो ट्रैप्ड है। 24 तो हिल नहीं पा रहे वहां से, और उसके अंदर हमारे सेलर्स हैं वो भी फंसे हुए हैं वॉर जोन के अंदर। 3 सेलर्स हमारे ऑलरेडी मर चुके हैं इस युद्ध के अंदर, क्योंकि वो यूएसए की शिप के ऊपर थे। यूएसए की शिप्स को हिट किया गया, और उसके बाद, और शिप का नाम था सेफ सी, उसके अंदर भी, सेफ सी के अंदर भी हमारे जो 3 सेलर्स हैं उनकी मौत हो गई है। इराक की जो हमारी एम्बेसी है उन्होंने इसको कंफर्म भी किया कि भाई हमारे 3 लोग मारे गए हैं। अब एलपीजी सिलेंडर्स भारत में अंदर आपको मालूम है कि शॉर्टेज में अंदर है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट, मोदी जी ने वहां की कैंटीन बंद कर दी भी, खाने पीने वाला काम अब घर में कर लो, 15-15 करोड़ रुपए लेने वाला काम जो है, इसलिए कैंटीन को बंद कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने स्लोली एक्टिवेट कर दिया इमरजेंसी कि अगर आपने इसको गैस को इकट्ठा करके घर में रखने की कोशिश करी, ब्लैक में बेचने की कोशिश करी, 7 साल की जेल है। यानी कि भारत एक डेस्परेट सिचुएशन में पहुंच चुका था, हमें सोल्यूशन चाहिए था बहुत ही फास्ट। इसलिए 3 कॉल्स आती हैं, 3 कॉल्स जयशंकर जी की तरफ से, वो आते हैं पिक्चर के अंदर। 3 कॉन्वर्सेशंस इन रैपिड सक्सेशन, किसके बीच? जयशंकर जी और फॉरेन मंत्री जो ईरान के हैं अब्बास, उनके साथ कॉल होती है। पहली कॉल आती है जब युद्ध शुरू हुआ 28 तारीख को, 28 फरवरी को। यह था एक कॉन्टैक्ट को इमीडिएटली एस्टेब्लिश करना बिटवीन ईरान एंड भारत कि भाई क्या हाल चल रहा है। दूसरा था कि देखना कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, ईरान को क्या मदद चाहिए। और तीसरा था नाइट ऑफ मार्च 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल थी। लेट नाइट ये कॉल किया गया और उसके अंदर 2 चीजों को कवर किया गया, सेफ्टी ऑफ इंडियन शिपिंग और दूसरा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। और कुछ ही घंटों में ईरान ने क्वाइटली सिग्नल दे दिया, रोको मत, जाने दो। ये सिर्फ भारत की जो शिप्स है उसको ये परमिशन मिला है। इंडियन फ्लैग के साथ जो भी वेसल आएगा उसको सेफली पैसेज मिलेगा। अप्रूव कर दिया ईरान की टॉप लीडरशिप ने। कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक क्वाइट आपको परमिशन दे दिया थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स जो बातचीत हुई है। और 2 टैंकर्स को बिल्कुल सेफली भारत में आने की परमिशन दे दी, पुष्पक और परिमल। अब आगे बोलते हैं, 2 शिप्स तो ये आ गई, तीसरी शिप एक और है जो लाइबेरिया का फ्लैग था, लेकिन उसके अंदर इंडिया का कैप्टन है, इंडिया का तेल है। वो भी मार्च 8 को क्रॉस किया, सऊदी अरेबिया का तेल था उसके अंदर, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टर्स को ऑफ किया गया। ऑफ करने के बाद उसे भारत में जो मुंबई का हमारा टर्मिनल है वहां पे उसको पहुंचाया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जिन फ्लाइट्स ने लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी ये मीडिया की खबर है, ARY न्यूज़ की। तो अब ये जो सूरत हाल है ये तो बहुत ही एक यानी हालात की पेचीदगी का तासुर देती है कि हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बतदरीज बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हमारी जो वहाँ पे बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके नतीजे में उन्होंने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। आरजू जी। बिल्कुल सर, लेकिन सर क्या, जैसे मैंने कहा, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी ईरान में जो जिससे हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर लड़ाई चल रही है, उसके बाद अफगानिस्तान से हम लड़ाई बढ़ाते चले जा रहे हैं बजाय कम करने के। तो इससे हमें ये समझना कि जी अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास तो उसकी आर्मी नहीं है, तो एयरफोर्स नहीं है, इस किस्म की बातें जो हमारे मिनिस्टर्स आके करते हैं कि हम उसका नक्शा बदल देंगे या नक्शे से हटा देंगे, इस किस्म के भी कई स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई अफगानिस्तान के लोग इतने कमजोर हैं कि हम जा जाकर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करते रहेंगे कुछ भी बात करके, और उसके बाद वहां से कोई एक्शन से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला? देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो उनका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो फौज है, हमारी जो एयरफोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है और वो बाकायदा एक डिसिप्लिन फोर्स है। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो गुरिल्ला वॉरफेयर का है और बड़ा उनका एक वसी एक्सपीरियंस है। और एम्बुश का एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सबोटाज करने का है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का है। तो वो तो फिर ये वाले टैक्टिक्स इख्तियार करेंगे और उसके लिए फिर हमें बिल्कुल हमारी जो
हमारा जो डिफेंस है वो उसके लिए शायद उस तरह से तैयार नहीं है। मतलब एक कन्वेंशनल वॉर में तो हम वो जमने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो दूसरे टैक्टिक्स इख्तियार करते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सर, लेकिन हर हम आई विश कि हम उस मुश्किल में ना जाएं। लेकिन सर ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो इस वक्त चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रही है, अटैक्स हो रहे हैं, खास तौर पे मिडिल ईस्ट को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से, और ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर किया जा रहा है बल्कि इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है।